सो नेक्स्ट वीडियो जो है ना, हमारी जो लास्ट वीडियो है, इसमें मैं डिस्कस करूँगी रेगुलेशन, जो कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रीअब्जॉर्प्शन जो है ना उसको इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है ना उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा हो। इसके लिए जो दो मेन चीज़ है ना वो ये लाइंस हैं कुछ, एंड दिस पैराग्राफ, ठीक है, ये जो टेबल है इसमें ना एक्चुअल में आपने बस इस तरह देखना है कि जो हमारे पास ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है ना, तो आपके पास ना जो रीअब्जॉर्प्शन के जो कुछ फैक्टर्स हैं ना उसमें से एक तो ये है कि हमारे पास ये कहो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड कैपिलरी है। तो एक जो फर्स्ट फैक्टर है ना वो हमारे पास ये होता है कि आपके पास जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ना उसके अंदर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो कितना है। अगर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा। यानी ये कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना ये इन्वर्स रिलेशन है। और अगर जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ना पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगी, क्योंकि ये प्रोटीन्स होंगी, प्रोटीन्स कहेंगे कि इनके पास ज़्यादा आए जो भी कंटेंट आ रहा है, तो वो आपकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगा। फिर एक हमारे पास आता है कि जो आपके पास इंटरस्टिशियम है ना, अगर यहाँ पे इंटरस्टिशियम है तो इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा ना वो कैसे करेगा। ये फिर हमारे पास आता है इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा ना इसने करना है कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा, क्योंकि ये निकालेगा वो चीज़ें, वो सारा वाटर एंड ऑल दैट सोडियम, सो ये रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा। और जो हमारे पास ऑस्मोटिक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है इंटरस्टिशियम का वो रीअब्जॉर्प्शन कम करवाएगा। सो जो इसमें मेन जो होता है ना वो आपके पास होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर तो आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ना, हमारे पास इमेजिन करो कि ये हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, इसका जो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ना वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का। एक, नंबर वन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, और नंबर टू एक और मैं आपको बाद में बताती हूँ। अगर आर्टीरियल प्रेशर ना यहाँ पे ज़्यादा होगा ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर होगा कि इसके अंदर स्पेस नहीं होगी कि अपने अंदर किसी और चीज़ को लाइक बर्दाश्त कर सके। सो अगर यहाँ का आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो यहाँ से कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो अगर आर्टीरियल प्रेशर कम होगा ना तो ये कहेगा ओके फ़ाइन, यहाँ से हमारे पास कोई भी जो कॉन्टेंट्स है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाए। सेकंड हमारे पास आता है, एक हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर हो गया। सेकंड हमारे पास जो ये है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो डिपेंड करता है आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल्स की रेजिस्टेंस पे या इफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रक्शन पे। तो हमें पता है हमारे पास एफरेंट होती है, ठीक है, आपको पता है आपके पास ये एफरेंट होती है, ये हमारे पास इफरेंट होती है, यहाँ पे आपके पास ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो जो इफरेंट है ना अगर ये आपके पास ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड रहेंगी ना तो उससे अल्टीमेटली ये होगा कि यहाँ पे जो आपके पास ब्लड अल्टीमेटली पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में यहाँ पे जो कैपिलरीज में ब्लड आएगा ना वो कम आएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, यहाँ पे कम ब्लड आएगा। तो उससे जो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होगी ना, अगर ये इफरेंट कंस्ट्रक्टेड होगी ना तो यहाँ इसकी रेजिस्टेंस हम कहेंगे ज़्यादा होगी इफरेंट आर्ट्रियोल्स की। तो उससे जो आपके पास पेरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा ना कोलॉइड का, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपके पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ना वो हमारे पास कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कहेगा कि आपकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जिससे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा और हमारी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपकी आर्टीरियल प्रेशर कम होगा उससे रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और एफरेंट या इफरेंट आर्टीरियल की कंस्ट्रक्शन होगी उससे रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपने बेसिकली इस तरह करना है कि ये जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लाज्मा में कितनी प्रोटीन्स हैं। अगर आपकी प्लाज्मा में प्रोटीन की कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी ना तो अल्टीमेटली इधर आपकी मतलब प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन ब्लड में, ठीक है, ब्लड में सिस्टमिक प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा अगर प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, और अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो एक आपके पास डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास प्रोटीन की कंसनट्रेशन ही हमारे पास ज़्यादा होगी तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। सेकेंड हमारे पास डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे। अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, देखो
अगर यहाँ पे हमारे पास फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा है ना, तो उससे ये होगा कि यहाँ से ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो फ़िल्टर आउट कर जाएंगी। फिर यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन्स होंगी उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर और चीज़ें फ़िल्टर आउट कर जाएंगी, प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे पास। प्रिसाइसली बताऊँ तो हमारे पास अगर आर्टीरियल प्रेशर कम होगा, और अगर हम एक डिपेंड करता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर कम होगा तो आपके पास अगर ये कम होगा तो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन जो होगी ना वो हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आर्टीरियल प्रेशर कम होगा और अगर एफरेंट और ईफरेंट की कंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आपके पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का, वो अगर ज़्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन पे और एक आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन पे। अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा होगा, और अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये अल्टीमेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द टेबल, गो थ्रू दिस टेबल, ये समझ आ जाएगा आपको बाद में। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर नाइट्रियोसिस और प्रेशर डायल्यूसिस का। इसमें यही है कि अगर हमारे पास ना प्रेशर नाइट्रियोसिस और डायल्यूसिस का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि अगर आपका आर्टीरियल प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अब बॉडी ये चाहती है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाए ताकि आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा कम हो, जिसके लिए आपको सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम करनी पड़ेगी। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम किस तरह होती है? एक तो जब आपका आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वो किसी किडनी डिजीज़ में होता है, जिसकी वजह से GFR अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाता है, जिससे सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, वाटर भी ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है। फिर हमारे पास ये होता है कि अगर आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ना उनके अंदर ना आपका प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाता है, और फिर इससे सोडियम जो होगा ना वो बैक लीक कर जाएगा। कि सोडियम जो होगा ना वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और वो वापस पीछे चले जाएगा, क्योंकि इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन कम बनता है, इसकी वजह से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। फिर जो हमारे पास चैनल्स होते हैं ना आपके पास, कुछ जो होते हैं ना वो ये होता है कि आपके पास ना यही जो हमारे पास होती है ना, इसमें ना आपके सोडियम चैनल्स जो होते हैं ना वो अंदर ही रहेंगे, वो आपके एपिकल या बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे नहीं लगेंगे, तो इंटरनलाइजेशन हो जाएगी और भी सोडियम ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये वो चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है, इसमें बेसिकली ये है कि अगर एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपकी सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है, ठीक है ये, और वो कैसे करवाता है, बस इसमें ये कि वो सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है। एडिसन और कुशिंग डिजीज़ है, इसमें ये होता है कि अगर एडिसन डिजीज़ होगी तब अगर आपके पास एल्डोस्टेरॉन कम होगा, और कुशिंग डिजीज़ तब होगी अगर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 आता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो बेसिकली आपकी सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को ही ज़्यादा करवाता है, और ये प्रोटॉन्स की सिक्रीशन भी ज़्यादा करवाता है, ठीक है। जो आपके पास एल्डोस्टेरॉन है ना वो पोटाशियम की सिक्रीशन करवाता है। एंजियोटेंसिन 2 पोटाशियम की सिक्रीशन नहीं करवाता, सिर्फ प्रोटॉन्स की सिक्रीशन करवाता है। और फिर ये कैसे फंक्शन करता है, जो रेनिन होता है वो सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में थ्रू ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना वो क्या करता है कि वो आपके ना एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल्स नहीं जो ठीक है, जो आपके एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल्स है ना उनकी ईफरेंट आर्ट्रियोल्स की बेसिकली कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं। अगर हमारे पास ईफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाए तो उससे अब क्या इफ़ेक्ट आता है। अब जो हमारे पास ये है ना, जो मैंने आपको ये बताया ना एंजियोटेंसिन 2, इसने मेनली ये करना है कि एंजियोटेंसिन 2 ने आपके एंजियोटेंसिन 2 ने ना बॉडी में सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवानी है। तो वो रीअब्जॉर्प्शन कैसे ज़्यादा करवाएगा, वो एक तो ऐसे ज़्यादा करवाएगा कि जो हमारे पास ना ये ईफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रक्शन करवा देता है। अब वो कैसे वर्क करती है, अगर हमारे पास ये ईफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है ना अगर ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रहे तो उससे ये होता है कि हमारे पास ना
जो आपका यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जो आपके पास आएगा ना, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये ब्लड कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये, अगर हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल है, पीसीटी डीसीटी है, तो ये अगर यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो यहाँ से चीज़ें ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। एक ये इस तरह का होता है, ठीक है, कि आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम कर देता है। सेकंड ये होता है कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती है ना, वो क्या करती हैं कि वो ना यहाँ पे ना हमारे पास देखो यहाँ पे ना हमारे पास ये ग्लोमेरुलस है लेट्स से, तो इफरेंट आर्ट्रियो कंस्ट्रक्ट कर जाएगी, वो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है ना उसको ज़्यादा कर देगी, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएंगी, जीएफआर में जीएफआर बढ़ जाएगा। फिर उससे यहाँ पे ना हमारे पास जो प्रोटीन्स होंगी ना वो उनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये प्रोटीन्स की अगर कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी तो यहाँ पे भी जो प्रोटीन्स होंगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में वो भी बढ़ जाएंगी। वो भी अगर इंक्रीज़ कर गई तो इससे भी अल्टीमेटली जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं, तो ये ज़्यादा चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ये दो वेज हो गए कि आपने, एक तो इफरेंट की कंस्ट्रक्शन जो होगी वो आपकी हाइड्रोस्टैटिक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के प्रेशर को कम करती है, और एक आपकी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है उसको ज़्यादा करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आता है कि वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करेगी, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप को एक्टिवेट करेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट को एक्टिवेट करेगी। जो इन तीनों पंप्स का मेन फंक्शन जो है वो यही है कि उसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एडीएच का इफेक्ट आता है, ये बेसिकली आ जाता होता है एग्जाम्स में। इसमें ये होता है कि जो आपके पास एडीएच होता है ना, वो ये एवीपी या एडीएच होता है वो V2 रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाते हैं। V2 रिसेप्टर्स आपके स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती हैं, जो कि एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। फिर वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। वो प्रोटीन काइनेज ए की फॉस्फोराइलेशन करवा देती है, उनकी एक्टिवेशन करवा देती है, जो कि अल्टीमेटली जो इंटरनल प्रोटीन्स है ना उनकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगी। फिर उससे ये होगा कि जो आपके पास ना वेजिकल्स होते हैं इसके अंदर, एक्वापोरेंस 2 वेजिकल्स जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं और वो फ्यूज़ कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। कौन सी सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं? आपकी एपिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्वापोरेंट 2 जो होता है ये यहाँ पे आ जाता है एपिकल या ल्यूमिनल वाली मेम्ब्रेन पे। वाटर जो होता है ट्यूबुलर ल्यूमिन से ट्यूबुलर सेल्स में आता है, और फिर वही आपके यहाँ पे जो होते हैं ना ल्यूमिनल वाली साइड पे, यहाँ पे एक्वापोरेंट 2 होता है और इधर एक्वापोरेंट 3 और 4 होता है, ताकि वाटर जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाए और वो चले जाए इनटू दी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर हमारे पास ये पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट आता है, ये बस कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती है, फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कम करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये भी यही करता है कि इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है ना उनको आपने ये कंस्ट्रक्ट कर देता है आर्ट्रियोल्स को, जिसकी वजह से इसका इफरेंट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी अल्टीमेटली ना रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, ठीक है, और जीएफआर कम करता है और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। क्लियरेंस के फंक्शंस आ जाते हैं, ये सारा मैंने आपको ये वाला टेबल एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियरेंस का फंक्शन आ जाता है, इसमें ये है कि ये जो क्लियरेंस रेट है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं कि यूरिन में उस सबस्ट्रेट की कितनी कंसंट्रेशन है इनटू यूरिन का फ्लो रेट कितना है। बेसिकली यूरिन का एक्सक्रीशन रेट फाइंड आउट करते हैं डिवाइडेड बाय प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। फिर हमारे पास जीएफआर होता है। जीएफआर हम कहते हैं कि जो इंसुलिन होती है ना ये ना ही रीअब्सॉर्ब होती है ना ही सीक्रेट होती है, इसका लेवल सेम रहता है। तो हम इंसुलिन को यूज़ करके ना इसी फार्मूला में जीएफआर फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्लियरेंस रेशियो इंसुलिन भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेटिनिन भी यूज़ कर सकते हैं। क्रेटिनिन का भी आंसर सेम एज टू जीएफआर आ जाएगा। और क्लियरेंस रेशियो जो होता है उसमें बेसिकली ये करते हैं कि जो हमारा क्लियरेंस रेट होता है ना, जितना क्लियरेंस रेट आए ना उसको डिवाइड बाय जीएफआर कर देते हैं। जीएफआर कर देते हैं जो कि basically a clearance of the insulin, and this chapter is done.